राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल पर स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिन से आप लोग बोल रहे हैं कि कोई स्टोरी हम क्यों नहीं सुना रहे हैं। तो इसलिए नहीं सुना रहे क्योंकि अब हम अपने चैनल को एक दूसरी राह भी दिखाना चाहते हैं। जो मेन स्टोरीज आती हैं वो तो आती रहेंगी, बट इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हम कुछ मोटिवेशनल चीज़ें भी आपके बीच में लेकर आएँ। इसी कड़ी में आज पहला एपिसोड है इंटरव्यू विद इन्फ्लुएंसर सीरीज़ में। हम आज इंटरव्यू करेंगे इंडिया के एक इतने अच्छे ट्रेनर के साथ जो लोगों को ना सिर्फ फिटनेस के लिए मोटिवेट करते हैं बल्कि फिटनेस इंडस्ट्री में एक चेंज लाना चाहते हैं अपनी ट्रेनिंग के जरिए और अपने व्यवहार के जरिए। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि फरीदाबाद में जाना माना नाम है चेतन भाटिया जी। उनके साथ आज हम अपना पहला इंटरव्यू करने वाले हैं इंटरव्यू विद इन्फ्लुएंसर सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों, आज उनकी जिम में हम आए हुए हैं, आपको मिलाते हैं चेतन भाटिया जी के साथ। तो दोस्तों, हम बैठे हैं अब चेतन भाई के साथ और आप लोगों को बता दूं, मिस्टर इंडिया साथ साथ आयरन मैन 2018 बहुत सारे मेडल, बहुत सारे कंपटीशन जीते हुए हैं और ट्रेनिंग की दुनिया में फरीदाबाद में इस टाइम कहीं नंबर 1 पर है, सबसे बढ़िया ट्रेनर हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर इन फरीदाबाद। इनसे बात करेंगे कि लोगों को ये कैसे मोटिवेट करते हैं और जो लड़के बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भाई दिल में भाई के क्या फीलिंग्स हैं, उनको कैसे ये आगे बढ़ना बताएंगे कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। और साथ साथ जो थोड़ा फिटनेस की इंडस्ट्री में कुछ कमियां हैं उनको भी भाई के साथ डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे भाई की सारी दिल की बात निकालने की। तो भाई वेलकम चेतन भाई, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं सभी का नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ भाई कुलदीप मलिक का, जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया अपने इस चैनल में आने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए मुझे इन्होंने चुना और बुलाया और मैं आप सबके बीच में हूँ। देखो भाई, अगर आप अच्छा काम करोगे चेतन भाई के जैसा तो ऑब्वियसली हम लोग आपके पास खुद आएंगे चलकर। आज भाई की जिम में आए हैं और हम चाहते हैं कि भाई हमें कुछ बातें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। भाई आपका जो शुरुआती बचपन रहा है वो कहाँ पर बीता है और स्कूलिंग वगैरह बताइए भाई, कहाँ से कैसे कैसे। मैं एक्चुअली दिल्ली से हूँ और दिल्ली में मेरा बोर्न हुआ था और मैं वहाँ से मैंने स्कूलिंग भी करी है और मैं भी BA तक मैंने अपना पढ़ाई पूरी करी है और उसके साथ साथ मैंने बॉडी बिल्डिंग लाइन को भी मैंने फिर 2007 में मैं फरीदाबाद में शिफ्ट हुआ था। भाई मैं भाई को 2002 या 2003 से जानता हूं और तब भी भाई के 6 पैक एब्स निकले हुए थे। तो मैं यही भाई से पूछना चाहता हूं कि ये जो बॉडी बिल्डिंग का शौक आपको जागा था, ये कब से जागा था और कैसे जागा था? मतलब किसको देखकर आप मोटिवेट हुए थे, वो चीज़ आप हमें बताइए। हाँ, मैं एक्चुअली जब 12 साल की उम्र में था तो मेरे को अपनी बॉडी को देख करके बहुत अजीब सा लगता था, क्योंकि मैं बहुत ही लीन था, बहुत पतली बॉडी थी और ऐसे बहुत ही बोन्स मेरे नज़र आते थे और बिल्कुल अलग सा ही शरीर लगता था। तो मुझे अच्छा ही लगता था अपने आप को देख करके कि यार ये कैसा शरीर हो रहा है मेरा। तो उस टाइम मैं आर्नोल्ड, जो उस टाइम पे बहुत ही महागुरु हैं जो इस पूरे वर्ल्ड के बॉडी बिल्डिंग लाइन में, उनकी फ़ोटो मैंने ले रखी थी और मैंने उसको अपने घर पे लगा के रखी हुई थी। और उनका एक पोज़, जो चेस्ट वाला पोज़ है, वो सबसे बढ़िया पोज़ है उनका और उसी को देख करके मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ था और मुझे बॉडी बिल्डिंग का उसी दिन से शौक़ हो गया था। अपनी 12 साल की उम्र से 12 साल की उम्र में मैंने जिम स्टार्ट किया था, जिस टाइम पे लोग सोचते भी नहीं होंगे, उनके घर वाले उनको डराते थे कि नहीं तूने जिम नहीं जाना, तेरी हाइट रुक जाएगी, तेरा ये हो जाएगा, बहुत सारी बातों से उनको रोका जाता था। बट मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन मैं इन चीज़ों से नहीं रुका और मैंने अपनी बॉडी बिल्डिंग जो मैंने करनी थी उसके लिए मैंने जिम ज्वाइन करी और जिम ज्वाइन करके मैंने वर्कआउट वहाँ से स्टार्ट किया था। तो भाई एक ये मिथ है पूरे, ये नहीं है आपके साथ था, ये पूरे इंडिया में ये मिथ है कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है। तो भाई आप एक बार अपनी हाइट बताइए और इस चीज़ के बारे में आपको क्या कहना है, ये आप भी बताइए मिथ के बारे में। देखिए, मेरी हाइट अभी 5'11" है और मैं आपके सामने ही हूँ और मेरी हाइट पे कोई ऐसा फ़र्क नहीं हुआ। और मैंने 12 साल की उम्र से मैंने जब वर्कआउट स्टार्ट किया है और मैंने बहुत हैवी वर्कआउट भी किया है। और ये सारा मिथ है, आप इस चीज़ से कभी ना घबराएं कि आप छोटी उम्र में वर्कआउट करेंगे तो आपकी हाइट रुक जाएगी या कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो भाई एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से परफेक्ट एज क्या है जिम स्टार्ट करने के लिए, एक लड़के के लिए और एक लड़की के लिए भी ऑब्वियसली? देखो, जब से बच्चे में होश आ जाए आप उसको ट्रेनिंग वहाँ से शुरू करा सकते हैं। एक्टिविटी कोई सी भी हो, आप उन्हें डांस करवा सकते हैं, आप उन्हें कोई भी जिम एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। आजकल बहुत अच्छी एक्सरसाइज आ गई, क्रॉसफिट हो गया, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हो गया, तो वो बच्चों के लिए सबसे बेस्ट होता है। वो उनको एक्टिव करेगा और उनके हार्मोन्स को और ग्रोथ करेगा और उसमें ये भी हो सकता है कि हाइट उनकी और अच्छे तरीके से इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि बच्चा जब एक्टिव रहेगा तो उनके हार्मोनल भी बहुत अच्छे रहते हैं बॉडी के अंदर। तो आप उन्हें रोके ना, अगर उनको किसी चीज़ का शौक़ लग रहा है या कोई भी ऐसा वो एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं अपने लिए, तो उन्हें करने दें, क्योंकि आज का दौर कुछ ऐसा चल रहा है
कि घर पे ही सब बैठे रहते हैं और बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। तो दोस्तों ये तो बात होगी थोड़ा मिथ के बारे में। अब भाई से बात करते हैं कि उनको जो बॉडी बिल्डिंग का शौक जागा था, तो उस चीज़ को लेकर पहले वो खाली फिटनेस में थे, या फिर जो उनके मन में स्टेज पे चढ़ने वाली बात आई वो कब से आई? तो चेतन भाई कब आपको लगा कि अब मुझे स्टेज पर चढ़ना है? हाँ, एज 12 में तो मैंने जिम स्टार्ट कर दिया था, एज 12 में, लेकिन जब स्टेज में चढ़ने की बात आई थी तो मैं उस टाइम 17-18 साल का था और उस टाइम मेरे अंदर बहुत जुनून आ गया था। और उस टाइम मैंने सोचा था कि कोई कंपटीशन में खेलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारे एक सीनियर कोच होया करते थे, मैं उनसे ट्रेनिंग मैंने लेना स्टार्ट किया और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। और मैंने सबसे पहला कंपटीशन जो खेला था 2002-2003 के अराउंड आसपास ऐसे ही था कुछ। उस टाइम मैंने जिस टाइम लोग बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोचते हैं कि अब से हम शुरू करेंगे, उस टाइम मैंने स्टेज में खड़ा हो गया था और वो दिल्ली YMCA बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप थी। उस टाइम की नंबर 1 बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप थी और उसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी थी। बट मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैंने इसका एक्सपीरियंस ज़रूर लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम खेल करके कंपटीशन। और उसके बाद मैंने इसी को ही अपनी जर्नी बना ली, अपनी फिटनेस इंडस्ट्री को। वो फ़ोटो जो कंपटीशन की भाई बात कर रहे हैं, वो फ़ोटो मैंने 2005-6 में देखी थी और सही में उस टाइम कोई ऐसा होता नहीं था कि इतने अच्छे लेवल की। मैं आप लोगों को वो फ़ोटो भी दिखाऊंगा भाई से लेकर। तो आप ये सोचिए कि उस टाइम उस लेवल पर भाई ने बॉडी बिल्डिंग कर रखी थी, उस लेवल पर स्टेज पर खेले हुए थे। तो एक एक्सपीरियंस होता है कि कितना एक्सपीरियंस है, तभी हम भाई के पास आए हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर्स। और ये एक ऐसी लाइन है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई उसके बाद कौन कौन से कंपटीशन आपने खेले, स्टेज पर चढ़े, और कौन कौन से कंपटीशन आपने जीते, एक बार हमें बताइए। तो भाई कुलदीप मलिक ने बहुत अच्छी एक बात बोली है कि एक्सपीरियंस मैटर। देखो, एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा ना तो आप किसी को ट्रेन कर सकते हो। आपको अगर खुद के लिए आप कर रहे हो ना, आपको महसूस कर रहे हो उसको, जब भी आपको पता चलेगा कि हाँ भी आपको दूसरे को भी ऐसे चलाना है। मैं खुद के ऊपर सबसे पहले एक्सपीरियंस करता हूँ। कोई भी नई चीज़ आती है, कोई भी नया वर्कआउट आता है, जो भी ऐसी चीज़ आती है, उसको पहले मैं अपने ऊपर ट्राई करता हूँ। उससे मैं देखता हूँ कि इसमें क्या इफेक्ट है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों को क्या इसका वो मतलब कि इम्पैक्ट जाएगा। तो उसे मैं ट्राई करता हूँ, उसके बाद मैं फिर उसको लोगों तक ले करके आता हूँ, जितने भी ट्रेनर हैं। तो मैंने जब मैं फरीदाबाद आया था तो मैंने फरीदाबाद भी कंपटीशन खेला था, उसमें भी मैंने अचीवमेंट्स करी थी बहुत अच्छी। मिस्टर फरीदाबाद में उसमें मैंने सेकंड प्लेस लिया था। उसके बाद मैंने मिस्टर इंडिया कंपटीशन भी खेला है मेंस फिजिक में, उसमें भी मैंने अचीवमेंट्स लिए और आयरन मैन गोल्ड जीता मैंने, उसमें विनर आया था। और उसके साथ साथ मैंने दाइमा क्लासिक और संग्राम क्लासिक, ऐसे बहुत सारे कंपटीशन थे जो मैंने खेले और मैं अचीव भी हुआ, उसमें जीता, गोल्ड जीता, सिल्वर आया, 5th प्लेस, हर चीज़ मैंने एक्सपीरियंस ली और काफ़ी अच्छे अच्छे कंपटीशन मैंने जीते इसमें। तो ये बात हो गई भाई के कॉम्पिटिशन्स की। अब बात करते हैं कि लोगों के जो सवाल हैं, उनमें सबसे पहला सवाल आता है कि क्या नेचुरली भाई जैसी, देखो कितनी अच्छी फिजिक में इस टाइम भाई हैं, क्या नेचुरली पॉसिबल है कि इंसान स्टेज पर चढ़ सके विदाउट एनी स्टेरॉइड्स और एनाबॉलिक्स? क्योंकि भाई के पास एक्सपीरियंस है, ये चीज़ हमें भाई बता सकते हैं कि अगर एक इंसान को खाली फिट रहना है या एक इंसान को स्टेज पर चढ़ना है, इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है और कहाँ पर जाकर ये स्टेरॉइड्स और एनाबॉलिक्स वाली जो स्टेज है ये आती है? देखिए, आज के टाइम में लोग सोचते हैं कि हम बॉडी बिल्डिंग खेलेंगे, कंपटीशन खेलेंगे। इसमें 3 कैटेगरीज आ गई हैं, बॉडी बिल्डिंग, एक क्लासिक फिजिक और एक मेंस फिजिक। तो ये 3 कैटेगरी है जिसमें ज़्यादा लोग कंपटीशन के लिए जाते हैं और स्टेज पे खड़े होने की कोशिश करते हैं। बट मैं भी जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था, जिम बॉडी बिल्डिंग मेरी स्टार्टिंग हुई थी जर्नी, तो उस टाइम मैंने ये सोचा था कि मैं कोई भी ऐसा सप्लीमेंट से कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं लूँगा, मैं बिना उसके ही अपनी बॉडी को मेंटेन करके बनाऊँगा और स्टेज पे खड़ा होकर जीत के आऊँगा। मैंने इसको करते करते मेरे को काफ़ी साल लग गए। मेरी बॉडी फिट तो हो गई थी, मेरी बॉडी अच्छी हो गई थी, शेप में नज़र आने लग गई थी, बट वो क्वालिटी मसल्स जो थे, जो श्रेडिंग था, जो शार्पनेस थी, जो हमारे अंदर दिखना चाहिए जो स्टेज पर, वो चीज़ मेरे अंदर नहीं थी उस टाइम पे। तो नेचुरल तरीके से तो देखो, अगर आप कंपटीशन खेलना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बोलता है कि आपको नेचुरली आपको कंपटीशन खिलवा देगा और उसमें आप विनर हो जाओगे, तो इतना ये वो नहीं है, आसान नहीं है और ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर आप कंपटीशन खेलने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ हमें सप्लीमेंट्स का यूज़ करना होता है, उसके अलावा आपको नहीं मतलब कि हो सकता। अगर आप कंपटीशन की ओर नहीं देख रहे तो आप अपने आप को नेचुरली बनाएं। नेचुरल तरीके से भी हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छा फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ भाई इतना खुल के ना
सच बताऊं कोई नहीं बोलता, और यही मुझे कमी लगती है इंडिया की फिटनेस इंडस्ट्री में कि लोग छिपाते हैं। आप बाहर के बॉडी बिल्डर्स को फॉलो करोगे, वो लोग इस चीज़ के बारे में खुल के बोलते हैं, वो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि दोस्तों नेचुरली फिट रहना है, और अगर आपको प्रोफेशनल नहीं बनना, आपको स्टेज पे नहीं चढ़ना, तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अच्छे ट्रेनर हों, भाई जैसे ट्रेनर हों, तो नेचुरली भी बहुत अच्छी फिटनेस आप पा सकते हो और इन सब चीज़ों से आप दूर रह सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ इसके साथ जितने भी लोगों के सवाल हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कॉमन सवाल था जब हमने इंस्टाग्राम पर लोगों से पूछा था, तो इस चीज़ का जवाब लोगों को मिल गया होगा। तो भाई अब बात करते हैं कि इंडिया की जो बॉडी बिल्डिंग है, क्योंकि मैंने अभी बोला कि बाहर के बॉडी बिल्डर्स में और इंडिया के बॉडी बिल्डर्स में फ़र्क है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री है, फिटनेस इंडस्ट्री है, क्या ये कभी उस लेवल पर जा सकती है जैसे कि हम यूएस की देख लें और भी अदर कंट्रीज़ की देख लें? क्या फ़र्क है? जी बिल्कुल जा सकती है, और अभी जा भी रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बाहर से ज़्यादा हमारे यहाँ पर जो है ज़्यादा मतलब कि इसको बढ़ा चढ़ा करके आगे बढ़ाया जा रहा है बॉडी बिल्डिंग को और कॉम्पिटिशन्स को। पहले जब उस टाइम पे जब स्टार्टिंग टाइम था मेरा बॉडी बिल्डिंग का, जिस टाइम मैंने कंपटीशन खेला था, उस टाइम साल में एक कोई कंपटीशन होता था पूरे साल में। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो एवरी मंथ कोई ना कोई 2-3 बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स आपके सामने आ जाते हैं, और बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं हमारे बीच में कॉम्पिटिशन्स के, जिसमें हमें काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स मिल जाती है। और जब वहाँ हम जीतते हैं तो वहाँ से हमें सीधा हमारा मिस्टर ओलंपिया का नंबर लग जाता है, सीधा ही डायरेक्ट। इस चीज़ पर भी मैं आना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से भाइयों का ये भी सवाल होता है कि हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो कौन सा रास्ता होता है कि जिसके थ्रू हम ओलंपिया, मिस्टर ओलंपिया तक जा सकते हैं, अच्छे लेवल पर बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं? देखिए मैं थोड़ा सा विस्तार में बताता हूँ कि देखो एक जैसे कोई जैसे सपोज़ करो एक लड़का है, उसने ये सोचा कि हाँ भी मैं जिम करूँगा, वो जिम स्टार्ट करता है और कुछ टाइम के बाद उसके मन में ये आता है कि मैं फ़िटनेस को ही अपना एक प्रोफेशन बना लूँगा और इसको अपना पैशन बना के इसी पे ही मैं आगे वर्क करूँगा और इसी के ही साथ आगे बढ़ूँगा। मैं मतलब कि उसको अपनी लाइन बना लेता है कि इसी से ही मैं सारा इनकम सोर्स अपना लूँगा और इसी से ही कमाऊँगा, इसी से ही वर्कआउट करूँगा। तो ऐसे बंदों के लिए बस मैं ये बोलूँगा कि जब उसने जिस दिन सोचा है उसी दिन से वो शुरू हो जाए उस चीज़ के लिए, उसको रोके ना और उसको दबाए ना अपने मन ही मन में, उसको स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये लाइन बहुत अच्छी है। आप जब आगे उसमें बढ़ेंगे तो बढ़ते बढ़ते आपको एक नई नई चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, फर्स्ट आपको क्या करना है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप छोटे कंपटीशन से तैयारी करें। आप सीधा ही डायरेक्ट एकदम से बहुत बड़े कंपटीशन में ना जाए, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया है। मैंने बहुत छोटे छोटे लेवल के कंपटीशन भी खेले हैं और उसके बाद धीरे धीरे मैंने बड़ा लेवल पकड़ा है। तो छोटे लेवल से आप पहले प्रैक्टिस करें। आप जो पोजिंग होती है, जो होता है, उसका आपको एक ज्ञान हो जाएगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब जा करके आप बड़े लेवल में जाएं और बहुत अच्छे तरीके से आप वहाँ जा सकते हैं और हो सकता है आप जीत भी जाएं वहाँ पर जा करके। भाई इस टाइम आप इतनी अच्छी फिजिक में हो, तो क्या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर अभी ये आप नॉर्मली ऑफ सीज़न हो? क्या सीन होता है आप मुझे बताइए कि मतलब अगर इंसान, हमने बहुत सुना है कि ऑफ सीज़न है, हम कटिंग पे हैं, हम गेनिंग पे हैं, तो इसमें डाइट क्या रहती है? आपकी डाइट इसमें क्या रहती है और वर्कआउट में क्या फ़र्क रहता है? इन चीज़ों को आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखिए ऑफ सीज़न के बारे में मैं ये आपको बताना चाहूँगा, आज से कुछ साल पहले मैं भी यही सोचता था कि बॉडी बिल्डिंग का ऑफ सीज़न भी होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी रिसेंटली मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, वो बहुत बड़ा कंपटीशन था, उसके लिए तैयारी कर रहा था, बट ये कोविड के चक्कर में वो कैंसिल हो गया कंपटीशन। तो तैयारी तो मेरी फुल थी उस टाइम पे और मैं खेलता भी वो कंपटीशन, हो सकता है अचीव भी होता उसमें, तो वो नहीं हो पाया, तो मुझे फिर बीच में स्टॉप करना पड़ा। तो मैं अपनी मेरा जो चल रहा था, जो जर्नी चल रही थी कंपटीशन खेलने के लिए, जो भी मैं लोडिंग कर रहा था, जो मैं डाइट ले रहा था, जो मैं खाना पीना सारा कर रहा था और डबल टाइम वर्कआउट और बहुत ही इसमें मैंने हार्ड वर्क किया था, तो वो सारा वहीं का वहीं रह गया। बट मैंने उस टाइम अगर कंपटीशन छोड़ा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वर्कआउट करना छोड़ दिया। मैंने कोई वर्कआउट करना नहीं छोड़ा, मैं वर्कआउट आज भी कर रहा हूँ, उस टाइम से लेकर अभी तक वर्कआउट भी कर रहा हूँ और अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखा हुआ है मैंने। प्लस उसके साथ साथ मैं डाइट भी ले रहा हूँ सही ढंग से, डाइट को मैं बिल्कुल ख़राब नहीं कर रहा। कभी कभार मेरी बीच में चीट मील हो जाती है, बट इतनी नहीं करता कि मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल ही ख़राब कर दूँ। तो हमें लाइफ लॉन्ग ही अपने बॉडी को फिट रखना है और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहो उसमें। तो भाई अगर चीट मील की बात करें तो ये सबसे फेवरेट जो टॉपिक होता है वो चीट मील ही होता है लोगों का। तो आप चीट मील में क्या खाते हो, क्या पसंद करते हो, ये बताइए। देखिए सबसे पहले मैं आपको चीट मील में ये बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अवॉइड ही करना, वो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ही करना। अगर आप पीक पे हैं या आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, आपकी सिमेट्री बहुत अच्छी है, तो ये 2-3 चीज़ें ज़रूर अवॉइड करना। एक तो आप मीठा, ठीक है,
मीठा जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही दुश्मन होता है हमारा। तो मीठा एक्चुअली क्या होता है, हमारी सेमेट्री ख़राब कर देता है, हमारी स्किन को मोटा कर देता है और मसल क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। आप जब भी शो करेंगे अपनी बॉडी को दिखेगी नहीं आपकी, ठीक है। दूसरा अल्कोहल, वो भी हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, आप उसका भी सेवन ना करें। और तीसरा आपका वो ट्रांस फैट वाला जो फूड होता है, यानी लाइक ट्रांस फैट मैं बताता हूँ, जैसे आप कभी किसी एक रेडी वाले के पास जाते हैं, वो पकोड़े तल रहा होता है या भटूरे तल रहा होता है, तो उसमें वो काला काला जो होता है ना सारा, उनका घी पुराना होता है, तेल जो बहुत पुराना वाला होता है, ये भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। आप अगर फिटनेस में हो या नहीं हो, मैं तो चाहूँगा कि आप इस तरीके का खाना ना खाएं, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ट्रांस फैट बिल्कुल ही लेना, उसके साथ आपने मीठे को कोशिश करें अवॉइड करें। और अगर मीठे में आपको खाना है तो आप गुड़ ले सकते हैं, गुड़ बहुत अच्छी चीज़ है, ये देसी चीज़ होती है, बहुत बढ़िया है। मिश्री ले सकते हैं, वो वाली धागे वाली मिश्री आती है, आप वो ले सकते हैं, उसे आप लें अगर मीठे की आपको क्रेविंग हो रही है। डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो भाई ये बात होगी आपकी कॉम्पिटिशन्स की, आपकी फ़िटनेस की, आपकी डाइट की। अब बात करते हैं कि आपने जो ट्रेनिंग का जो अपना वो चला रखा है सारा, वो जो प्रोग्राम है आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें कौन कौन लोग कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं और कैसे लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं जिनको आपसे सीधा पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है? लाइक क्लाइंट्स या क्लाइंट्स, ओके। मैं अभी इंटरनेशनल कोचिंग भी दे रहा हूँ और 12 स्टेट्स में ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। तो मैं अभी ऑनलाइन कोच हूँ इंटरनेशनल और नेशनल में। तो अभी मैं 8 कंट्रीज़ में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर, शिकागो, न्यूयॉर्क और यूके, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स कंट्रीज़ हैं जिसमें मैं ट्रेनिंग अभी दे रहा हूँ। और वो सारे मेरे से बहुत खुश हैं, उनको मैं अच्छा रिजल्ट्स भी दे रहा हूँ उसमें, और वहाँ के लोगों को वहाँ के हिसाब से ही चला रहा हूँ। और यहाँ पर इंडिया में भी मैं 12 स्टेट्स में अपनी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लाइक गुजरात हो गया और राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, बिहार हो गया और बंगाल हो गया। ऐसे काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर मैं अच्छे मतलब कि लड़के जो हैं वहाँ पर तैयारी में उनको लेकर के जा रहा हूँ, अगर फिटनेस के लिए उनको लेकर के जा रहा हूँ। तो ऐसे मैं कई सारे लोगों को अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और उसे मैं आगे शेयर भी करूँगा अपने चैनल, अपने उसमें प्रोफाइल में। भैया एक ये बड़ा वो चल रहा है कि लोगों को 2 साल 1 साल जैसे ही जिम जाते हो जाते हैं, उनको ये बड़ा अच्छा लगता है कि लोग हमें गुरुजी बोले। ये एक चीज़ है जो बिना एक्सपीरियंस के लोग चाहते हैं कि वो इज्जत पाएँ, जो 15-15 20-20 साल के जो एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं बॉडी बिल्डिंग की लाइन में। तो मैं चाहता हूँ इस पे आपका क्या रिएक्शन है कि जो नए लड़के बिना एक्सपीरियंस के लोगों के गुरुजी बनना चाहते हैं, उनके बारे में बताइए, क्योंकि वो लोग ही हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री को थोड़ा बदनाम भी करते हैं। कुछ भी वो प्रोडक्ट्स दे देते हैं, कुछ भी लड़कों को वो एक्सरसाइज करा देते हैं, स्टेरॉइड्स पर चला देते हैं, ठीक है। तो भाई तो उनके बारे में आपका क्या कहना है, उनके बारे में अब थोड़ा देखिए, जो लोग अगर उनकी जर्नी अभी 1-2 साल की हुई है फिटनेस इंडस्ट्री में, जिम लाइन में, तो मैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा और समय दें और एक्सपीरियंस लें और उसमें गाइड लें, बड़े बड़े सीनियर से मिलें और उसमें तजुर्बा लें अच्छे तरीके से, तब जा कर के आप इस लाइन को पकड़ें और लोगों को नॉलेज दें इस चीज़ के बारे में। क्योंकि आपकी थोड़ी सी गलत नॉलेज एक इंसान की जान भी ले सकती है, एक इंसान को एक गलत रास्ते पे भी लेकर के जा सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है उसके जीवन में। और दूसरी बात ये है कि मैं उन लोगों से भी एक बात बोलूँगा जो लोग अभी सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ स्टैक्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो उनको काफ़ी लोग हैं बिना रैपर करे उनको पकड़ा देते हैं कि हाँ भी आप ये चलो, इससे आपको गेम हैवी हो जाओगे, हेल्दी हो जाओगे। तो मैं आपसे एकदम इस बात के लिए भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी चीज़ों को ना लें। जब तक आपको रैपर नहीं दिख रहा कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको दी जा रही है, उसको आप गूगल में सर्च करें कि ये आपके लिए ठीक है या नहीं है, तब तक आप उस चीज़ को बिल्कुल ना लें। भैया ये चीज़ बड़ी है कि अगर हमें ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड चीज़ लेनी है तो वो हमें कहाँ मिलेगी। मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करवाना चाहता, बट नेचुरली अगर हम पूछें, नॉर्मली एक इंसान है फर्स्ट टाइम जिम आया है और किसी के थ्रू गलत वो सामान ले लेता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी है, कोई गटर नहीं है कि हम कुछ भी डाल लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी खाना है बड़ा अच्छा खाना है, क्योंकि ये चीज़ बड़ी इफेक्ट करती है। 100-200 रुपये के ऊपर लोग क्या करते हैं, गलत चीज़ ले लेते हैं। तो आप बताइए कि बेस्ट क्या रहेगा कि कैसे हम एक अच्छी चीज़ ले सकते हैं, क्या किसी कोच के थ्रू या किसी स्टोर पर?
सबसे पहले तो मैंने आपको जब बोला था कि कोई एक्सपीरियंस होल्ड जिसको 10-15 साल इस लाइन में हो गए, फिटनेस लाइन में, और उसने अपने ऊपर काफ़ी यूज़ किया हुआ है, काफ़ी कंपटीशन उसने खेले हुए हैं, तो उसको नॉलेज होगी हर चीज़ के बारे में, ठीक है। तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, उन्हीं से ही आप सामान मंगा सकते हैं, क्योंकि अगर वो आपको सामान देंगे तो वो आपको जेन्युइन तरीके से देंगे। क्योंकि हाँ, ये है कि 100% तो देखो हमें भी नहीं पता होता कि क्या सही आ रहा है और क्या गलत आ रहा है, लेकिन 90% तक हम उसे देख करके बता सकते हैं कि ये जेन्युइन है या ये फेक है। तो आप किसी एक्सपीरियंस होल्ड से, जो भी कोच हो, उससे आप नॉलेज ले करके ये चीज़ लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और आपका वो ट्रस्टेड बंदा हो। ऐसा ना हो कि देखो कई एक्सपीरियंस वाले भी क्या होता है कि ज़्यादा मतलब कि उसके चक्कर में कुछ गलत चीज़ दे दें, उनको भी ना पता चले। तो बहुत ज़्यादा सावधानी से आपने लेनी है हर चीज़ को। तो ये थे भाई चेतन भाई, पूरी खुली किताब है। आप लोग भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो भाई को, और सीधा डीएम करके बात कर सकते हो। नीचे हम डिस्क्रिप्शन में भाई का जो है यूज़र नेम दे देंगे इंस्टाग्राम का। और अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी है तो हम खुद प्रेफर करते हैं कि बहुत बढ़िया भाई ट्रेनर है और बहुत ही एक्सपीरियंस है भाई को। और भी आप लोग भी किसी को किसी भी लाइन में इन्फ्लुएंस करते हो, सोशल मीडिया के थ्रू करते हो, जैसे भाई बॉडी बिल्डिंग लाइन में है, फिटनेस इंडस्ट्री में, आप किसी भी इंडस्ट्री से और लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, तो आप लोग भी इंटरव्यू करवा सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है कुलदीप मलिक 25, वहाँ पर आकर आप हमें डीएम कर सकते हो, और जीमेल पर हमें मेल कर सकते हो। मेल आईडी भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पहला एपिसोड था। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ साथ हमारा भी प्रोत्साहन होता रहे, अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहें। जय हिंद, जय भारत।